डिजिटल कक्ष में बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है। अब से कुछ दिन पूर्व कुछ छात्रों ने भू राजस्व बंदोबस्त पर व्याख्यान करने का करने की मांग की थी। श्री अनिल लोधा ने अब तक डाले गए वीडियोस पर सक्रिय प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सर भू राजस्व पर भी कर दीजिए। तो इस भू राजस्व का जो बंदोबस्त का विषय है ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और उपनिवेशवाद के जो विभिन्न चरण हैं उनकी दृष्टि से भू राजस्व बंदोबस्त बहुत महत्वपूर्ण एक भाग है भारतीय आधुनिक भारतीय इतिहास का। तो भू राजस्व बंदोबस्त की चर्चा हम कई भाग में डिजिटल मोड की सीमाओं को समझते हुए पूरा करेंगे। लगभग 5 भागों में मैं भू राजस्व बंदोबस्त की चर्चा आपसे करना चाहूँगा। इस पहले भाग के अंतर्गत भू राजस्व व्यवस्था को में क्या क्या खास बातें हैं इन पर हम चर्चा करेंगे। तो अनादिकाल से जो कृषि है वो मानव जीवन का मेरुदंड रही है। भारत के आर्थिक जीवन का मुख्य आधार भी कृषि रही है। साम्राज्यवादी ब्रितानी शासकों ने भारतीय कृषि व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन किए क्योंकि वे लोग ये भलीभांति जानते थे कि भारतीय अर्थव्यवस्था प्रमुख रूप से एक कृषिजन्य अर्थव्यवस्था है। अतः यदि कृषि व्यवस्था पर उन्होंने अपना कब्जा जमा लिया तो वो निश्चय ही संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर अधिकार जमा सकेंगे। अतः उपनिवेशवादी अंग्रेजों ने भू स्वामित्व की नवीन व्याख्या करते हुए भाटकी अर्थात किराएदारी में परिवर्तन, नई भूधृति पद्धतियों के माध्यम से आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में वे परिवर्तन किए जिनसे समूची भारतीय कृषि व्यवस्था हिल गई। अंग्रेजों से पूर्व भू राजस्व प्रणाली पर भी विचार करना मुझे यहाँ उचित प्रतीत हो रहा है। वैदिक काल से ही गांव भूमि कर अथवा भू राजस्व एवं प्रशासन की इकाई के रूप में कार्य करते रहे थे। यद्यप कुछ इतिहासकारों का मानना है कि मुगल काल, जिसे हम पूर्व पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कह सकते हैं, में भूमि का पूर्ण स्वामित्व किसी का नहीं होता था। भूमि अथवा कृषि कार्यों से संबंधित सभी वर्गों का इस पर अधिकार था। किसान जब तक अपने स्वामी को आपसी विचार विमर्श के बाद तय किया हुआ उपज का भाग देता रहता था, तब तक उसे पट्टेदारी का संरक्षण मिलता रहता था। नवाब अथवा मामलातदार की ओर से पाटिल या ग्राम प्रधान की नियुक्ति की जाती थी, जो समाहर्ता का कार्य करते थे। समाहर्ता अर्थात राजस्व का संग्रहण करने वाले के रूप में कार्य करते थे तथा उन्हें स्थानीय दंड नायक के रूप में भी मान्यता प्राप्त थी। कृषि के क्षेत्र में सिंचाई की सुविधाएं, कृषि से संबद्ध विशेष भूमि का विशेष लोगों में बंटवारा करना, किसानों पर भूमि कर लगाना तथा एकत्र करना पाटिल के प्रमुख कार्य हुआ करते थे, जिन्हें वे ग्राम पंचायत की सहायता से स्थानीय लोगों को और स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर संपन्न करवाते थे। इस्लाम के आगमन से पहले भारत में उपज का भाग जो कृषक राजा को देता था वली कहलाता था। यह प्रायः उपज का 8वां भाग होता था। प्रजा से पैदावार का 6वां भाग संग्रह करने का कार्य राज्य कर्मचारी करते थे तथा भूमि का स्वामी किसान ही माना जाता था। यह उल्लेखनीय बात है कि भूमि का स्वामी किसान ही माना जाता था। राजा उसकी रक्षा करने के बदले में षष्ठांश का अधिकारी होता था। मध्यकाल में बलि का नाम खिराज हो गया, परंतु प्रणाली में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। सामान्यतः भूमि का स्वामित्व किसान के पास ही रहा। अतीत में कृषि लोगों का प्रमुख व्यवसाय थी तथा चीनी, खाद्य तेल, वस्त्र आदि उद्योग भी कृषि पर ही निर्भर थे। ब्रिटिश भूमि कर व्यवस्था और प्रशासन के संदर्भ में
जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनमें हमें समझना चाहिए कि विजेता ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अधिकाधिक लाभ कमाने का प्रयास करती थी। अंग्रेज अधिकारी स्वतंत्र व्यापार में भी विश्वास करते थे, इसलिए उन्होंने यह आयात निर्यात कर से अधिक राजस्व प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी। इस प्रकार जो विजेताओं के समय में भी राजस्व का मुख्य स्रोत भूमकर ही था, जिस पर उन्होंने पर्याप्त ध्यान देते हुए जोर दिया। ब्रिटिश सरकार को आर्थिक और भारतीय पैदावार के संबंध में सलाह देने वाले एक अफसर जॉर्ज वॉट ने 1894 ईस्वी में सलाह देते हुए कहा कि यदि केवल अविकसित साधनों के मूल्य और विस्तार को देखा जाए तो संसार के बहुत कम देशों में खेती का इतने शानदार ढंग से विकास करने की क्षमता है जैसी भारत में है। इसके बावजूद संपूर्ण ब्रिटिश काल में भारतीय कृषि की दुर्गत रही, क्योंकि अंग्रेज भारत को एक बड़ी जागीर मानते थे या एक केले कॉलोनी मानते थे, जिससे वे अधिकाधिक आय के बाबत आर्थिक भाटक या किराया कमाने का प्रयत्न करते थे। परिणाम स्वरूप ग्राम पंचायतों की पूर्ण अवहेलना करते हुए उन्होंने किसानों को केवल उनके श्रम की मजदूरी तथा कृषि का व्यय ही दिया। भारत तथा इंग्लैंड की सरकारों ने भूमकर प्रणाली पर पर्याप्त विचार करके अत्यधिक भूमकर प्राप्त किया, जिससे यह क्षेत्र प्रति उत्पादक सिद्ध होने लगा। बहुत सी भूमि खाली पड़ी रहने लगी, जिससे कृषि उत्पादन कम होने लगा। इस संकट के मूल में कई समस्याएं थीं। सबसे प्रमुख समस्या खेती पर जनसंख्या का दबाव बहुत अधिक हो गया था, क्योंकि लोगों के लिए दूसरे सभी आर्थिक रास्ते बंद कर दिए गए थे। उपनिवेशकालीन भारत में 50 वर्षों के भीतर ही भू स्वामित्व के स्वरूप और अंग्रेजों द्वारा भू राजस्व निर्धारण तथा संग्रहण के लिए नई विधियां प्रयोग करने से ब्रिटिश पूर्व कृषि प्रणाली तथा भारतीय ग्रामीण समाज की आत्मनिर्भरता समाप्त हो गई। विशेष तौर से जो भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद है वो उसकी संक्षिप्त में मैं यहाँ चर्चा जोड़ना चाहूँगा। मुख्यतः 3 चरणों से गुजरा है, जिसमें पहला चरण वाणिज्यिक चरण है, जिसको कॉमर्शियल स्टेज हम कह सकते हैं, और इस चरण या अवस्था को 1757 से 1813 ईस्वी तक का काल माना जा सकता है। दूसरा जो काल है वो औद्योगिक मुक्त व्यापार है, जिसको 1813 से 1858 ईस्वी का काल माना जा सकता है। और इसके बाद जो 1860 के बाद का काल है वो वित्तीय पूंजीवाद का काल है। उपनिवेशवाद के प्रथम चरण में, जिसकी शुरुआत हम ये प्लासी के युद्ध यानी 1757 से आपको बता रहे हैं, में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय व्यापार पर पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया। इसी चरण में कंपनी ब्रिटेन तथा यूरोप के अन्य देशों से कम कीमत पर तैयार भारतीय माल का निर्यात कर अच्छी कीमत वसूलती थी। उपनिवेशवाद के इस चरण में बंगाल तथा अन्य प्रांतों से वसूले गए भू राजस्व के बचे हुए हिस्से से भारतीय माल को खरीदा जाता था तथा उसे अन्य देशों को अच्छी कीमत पर निर्यात किया जाता था। 1757 के बाद कंपनी द्वारा भारत से निर्यात किए जाने वाले माल के बदले कुछ भी लौटाया नहीं गया। इस तरह प्रतिवर्ष भारतीय माल और संपत्ति का दोहन होता रहा। परिणाम स्वरूप इंग्लैंड अधिक अमीर और भारत अधिक गरीब होता गया। भारत की लूट और इंग्लैंड में पूंजी संचय का ही प्रत्यक्ष परिणाम था कि इंग्लैंड औद्योगिक क्रांति के दौर से गुजरा। आप बीए प्रथम वर्ष में औद्योगिक क्रांति के बारे में पढ़ चुके हैं और आपको पता है कि वहाँ बड़े बड़े जो उद्योग लगे उनके पीछे यही पूंजी काम कर रही थी। एक भारत के प्रबुद्ध आर्थिक इतिहासकार और चिंतक आरपी दत्त के अनुसार कंपनी ने 1757 और 1765 के बीच बंगाल के नवाबों से करीब 40 लाख वार्षिक उपहार प्राप्त किए। कृषि पर इस व्यवस्था का जो प्रभाव पड़ा वो हम इस व्याख्यान में आगे चर्चा करेंगे। और इस तरह से जो जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त कर
फार्मिंग सिस्टम इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की, भू राजस्व वसूली को अधिक से अधिक प्राप्त करने के लिए प्रारंभ किया। मैं अभी इस फार्मिंग सिस्टम पर ज़्यादा चर्चा न करते हुए साम्राज्यवाद के समय में ज़मीन पर लगाए गए कर को जो भाटक या किराया का नाम दिया गया उस पर कुछ बातचीत आपको समझाना चाहूँगा। भाटक या किराए का आशय यह हो गया कि सारी ज़मीन सरकार की बन गई तथा किसान सरकार का किराएदार मात्र रह गया। अब उसे भूमि पर खेती करने के लिए सरकार को किराया देना पड़ता था। प्लासी के युद्ध के तुरंत बाद अंग्रेजों ने बंगाल की दीवानी अर्थात राजस्व संग्रहण का अधिकार प्राप्त कर लिया तथा समस्त भूमि सम्राट की मानते हुए हेस्टिंग्स ने प्रारंभिक भूराजस्व व्यवस्था की रूपरेखा बनाई। इस भाटक या किराएदार व्यवस्था को आप वैसे ही समझ सकते हैं जैसे अभी गाँवों में ज़मीन दी जाती है जिसके कई कई नाम है। कुछ क्षेत्रों में पेशी पर देना कहते हैं, कहीं उसको बलकट शब्द देते हैं, बलकट पर देना, और कहीं ये है कि ठेके पर देना बोलते हैं। तो हेस्टिंग्स ने इसी तरह की प्रारंभिक भूराजस्व व्यवस्था की रूपरेखा बनाई और उसे इजारादारी नाम दिया गया। उसने भूमि की नीलामी सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को देकर शुरुआत की, जिससे पुराने जमींदार तथा उनके परिवार अपने पैतृक अधिकार से वंचित हो गए। सामाजिक रूप से हानि यह हुई कि एक ओर सरकार तथा पुराने जमींदार तथा दूसरी ओर किसान और जमींदारों के युगहीन संबंध टूट गए। जब रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल की दीवानी प्राप्त की तब वहाँ भू राजस्व का वार्षिक बंदोबस्त होता था। वारेन हेस्टिंग्स ने इस वार्षिक व्यवस्था को समाप्त करके इसे पंचवर्षीय किया और थोड़े समय बाद इसे पुनः वार्षिक कर दिया गया। इन समस्त परिवर्तनों से अंग्रेज अपने अधिकाधिक भू राजस्व कमाने के उद्देश्य में सफल न हो सके। इन परिवर्तनों के परिणाम और भी बुरे हुए। प्रत्येक वर्ष नए नए आदमी लगान वसूल करने में असफल सिद्ध होते थे। इससे कंपनी और किसानों दोनों को हानि होती थी। साथ ही भूमि की उत्पादन क्षमता भी घटने लगी, लेकिन कंपनी सरकार को इससे विशेष नुकसान नहीं हुआ। आगे हम एक सारणी के माध्यम से भी समझेंगे। फिलहाल बंगाल में मुगल सम्राट के प्रतिनिधियों के शासन का अंतिम वर्ष अर्थात 1764 से 1765 ईस्वी में 18,17,000 पाउंड की मालगुजारी वसूल की गई। जब बंगाल के राजस्व ग्रहण का अधिकार 1765-66 में ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आया तब यह रकम बढ़कर 14,70,000 पाउंड हो गई। आप आंकड़ों पर ध्यान दें, जो 8,17,000 पाउंड मालगुजारी प्राप्त होती थी वो 14,70,000 पाउंड हो गई। फिर भी कंपनी सरकार को संतोष नहीं हुआ। यहाँ सर जॉन शोर ने इस व्यवस्था का अध्ययन किया, जिसे हम एक टेबल के माध्यम से समझने की कोशिश करें कि जो पूर्व में था वास्तविक संग्रहण और राजस्व में किस तरह से वृद्धि होती रही। तो स्थायी बंदोबस्त पूर्व से जो आखिरी डिजिट 1790 और 91 पर सीधे मैं समयाभाव के कारण पहुंचता हूं, वो वास्तविक संग्रहण 26.80 लाख पाउंड हुआ, जो कि विगत जो कलेक्शन का वर्ष है उससे 12.10 लाख अधिक था। तो इस तरह से वास्तविक संग्रहण में आप देख रहे हैं लगातार वृद्धि हो रही इस टेबल के माध्यम से। तो इस तरह से ये जो रेवेन्यू था कलेक्ट होता गया और इन आंकड़ों से यह भी स्पष्ट हो रहा है कि 1765-66 से प्राप्त राजस्व की तुलना में 1790-91 का राजस्व 2 गुना से भी अधिक है। अतः कोई भी महत्वाकांक्षी शासन व्यवस्था भी इस वृद्धि से संतुष्ट हो जाती है, लेकिन यह कंपनी प्रशासन था जो कि इससे संतुष्ट नहीं था। अतः उन्होंने और अधिक राजस्व प्राप्त करने के लिए समस्त भारतीय उपनिवेश में भिन्न भिन्न भू राजस्व पद्धतियाँ या भूधृत प्रणालियाँ यानी लैंड टेन्योर सिस्टम अपनाए।
नवीन शोधों में आजकल बेडन पॉवेल का विश्लेषण कि भूधृति पद्धतियाँ स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित की जाती थीं अधिक मान्य है। उन्होंने अपनी पुस्तक द लैंड सिस्टम ऑफ इंडिया, जो ऑक्सफोर्ड से 1892 में प्रकाशित हुई, इस पुस्तक में यह मत प्रतिपादित किया कि बंगाल में बड़ी बड़ी जिम्मेदारी की प्रणाली, मद्रास तथा मुंबई में व्यक्तिगत कृषक से भूमि कर का निश्चित भाग प्राप्त करना तथा उत्तर प्रदेश में महलवाड़ी पद्धति को इसलिए लागू किया गया क्योंकि वहाँ पहले से ही ये पद्धतियाँ लागू थीं। जबकि भारतीय राष्ट्रवादी व मार्क्सवादी विचारकों ने यह सिद्ध किया, यानी दोनों प्रकार के विचारकों ने यह सिद्ध किया कि भूधृत पद्धतियाँ कंपनी सरकार ने अपने हितों को ध्यान में रखकर लागू की थीं। इससे पूर्व बहुसंख्यक भारतीय विचारकों ने एरिक स्टोक्स की पुस्तक द इंग्लिश यूटिलिटेरियंस एंड इंडिया, ऑक्सफोर्ड से 1959 में, तथा जी.डी. ब्रेस की पुस्तक ब्रिटिश एटीट्यूड्स टुवार्ड इंडिया, ये भी पुस्तक ऑक्सफोर्ड से 1961 में प्रकाशित हुई। इन दोनों पुस्तकों में प्रतिपादित विचार समकालीन ब्रिटिश रीति रिवाजों का भारत पर प्रभाव को स्वीकार नहीं किया। यही नहीं, अनेक इतिहासकारों ने यह भी सिद्ध किया कि भारत में ब्रिटिश भूप्रशासन की नीति 19वीं शताब्दी के इंग्लैंड में प्रचलित राजनीतिक विचारधाराओं एवं दर्शन से प्रभावित थी। जहां 19वीं शताब्दी के ब्रिटेन में प्रचलित विचारधाराएं कमोबेश पूंजीवादी वैचारिक ढांचे के भीतर ही बनी रहीं, वहीं भारत में होने वाले नीतिगत परिवर्तन वेलेजली के विस्तारवाद से लेकर लॉरेंस के पितृत्ववाद तक भी साम्राज्यवाद से हटकर नहीं थे। भारत में प्रचलित भूधृत पद्धतियों की चर्चा करने से पहले ये जो धृति शब्द है ना, इसकी व्युत्पत्ति को जान लेना भी समीचीन रहेगा। धृति शब्द लैटिन भाषा के टेनियो अर्थात धारण करना, टू होल्ड से निकला है, जिसका इस्तेमाल उन शर्तों के लिए किया जाता है जिन पर किसान भूपति या भूस्वामी अथवा राज्य से भूमि लेता है। उपर्युक्त विविध वैचारिक प्रवृत्तियों का एक ही सार था कि साम्राज्यवाद की आवश्यकताओं को किस प्रकार सबसे अच्छी तरह पूरा किया जा सकता है। लेकिन इनके चलते कुछ खास किस्म के सुधार अवश्य हुए, जो प्रशासक विशेष के व्यक्तित्व तथा राजनीतिक आवश्यकता पर निर्भर थे। फलस्वरूप अतिरिक्त पैदावार वसूलने के लिए अनेक तरीकों को आजमाया गया और अपनाया गया। प्रमुख रूप से ब्रिटिश शासकों ने 3 प्रकार की भूधृत पद्धतियाँ अपनाई, जिन्हें क्रमशः जमींदारी, महलवाड़ी तथा रैयतवाड़ी के नाम दिए गए हैं। स्थायी जमींदारी पद्धति बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के बनारस मंडल तथा उत्तरी कर्नाटक में अपनाई गई तथा संपूर्ण भारतीय कृषि योग्य भूमि का 19% भाग इसके अधीन रहा स्थायी बंदोबस्त के। महलवाड़ी भूधृत पद्धति उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत, पंजाब में कुछ परिवर्तनों के साथ लागू की गई और यह 30% कृषि भूमि भारतीय कृषि योग्य जमीन पर लागू रही। रैयतवाड़ी पद्धति मुंबई तथा मद्रास के अधिकतर भागों में, असम तथा अन्य भागों में अपनाई गई तथा इसके अधीन लगभग 51% भूभाग आता था। इस प्रकार क्षेत्रफल की दृष्टि से रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे अधिक भूभाग पर लागू की गई। तीनों पद्धतियों का हम परिचय आगे के व्याख्यानों में क्रमबद्ध ढंग से देंगे और ये जो प्रारंभिक भावभूमि हम आपको बताना चाहते थे वो आपने आशा समझी होगी। यदि इससे संबंधित आपको किसी प्रकार की